गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किए थे तो उसमें बताए थे पुर्तगालियों का आगमन आगमन कैसे कैसे हुआ और भारत में यूरोपियन इतिहास देखने को मिलता है वो पुर्तगालियों से ही मिलता है, यानी शुरुआत उसकी पुर्तगाल से ही होती है। तो हम यहाँ तक देख लिए थे, यानी आधुनिक भारत का इतिहास में ये पार्ट 2 है। पुर्तगालियों के आगमन का पार्ट 2 है ये आधुनिक भारत का। यहाँ पे लिख लीजिए पार्ट 2। तो इसमें क्या था, इसमें हम आपको बता चुके थे कि जब पेड्रो अल्वारेज नौसैनिक लेकर आता है, 13 जहाज लेकर आता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर पे कब्जा करना। और क्यों कब्जा करना चाह रहा था? ताकि अगर और कोई भी यूरोपीय आए, अगर हिंद महासागर से व्यापार करे तो हम उससे टैक्स लेंगे, उनके जहाजों से हम टैक्स वसूलेंगे, जिससे कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट मेनली प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे थे। तो जब ये आता है पेड्रो अल्वारेज, इसके बाद इसको क्या होता है, ये यहाँ से इनकी राजनीतिक इतिहास शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब ये लोग सोचते हैं कि हम लोग अपना राजनीतिक इतिहास शुरू करें। तो यहाँ से इनकी कालक्रम शुरू हो जाती है शासन की। तो इसी कालक्रम में जो पहला शासक है वो बनता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी इसका देखते हैं पुर्तगालियों का शुरुआत। पुर्तगाली पुर्तगाली कार्यकाल की शुरुआत देखते हैं। तो इसमें पहला आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसकी पुर्तगाली कार्यकाल का शुरुआत में पहला संस्थापक इसका है फ्रांसिस डी अल्मीडा। अल्मीडा ये 1505 से 9 तक रहता है। तो ये क्या करता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को लिख लीजिए, फ्रांसीसी नहीं फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को 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 डी अल्मीडा। तो ये क्या करता है कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी ब्लू वाटर मतलब वाटर ब्लू किसका होता है? महासागर या सागर का। तो इसने समस्त ध्यान क्या दिया? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने का मतलब ये समस्त ध्यान हिंद महासागर पे दिया। अब आपको पहले बताए थे, समस्त ध्यान हिंद महासागर पर दिया। और हिंद महासागर को क्या कहा जाने लगा? और इसको पुर्तगाली सागर कहा जाने लगा। पुर्तगाली सागर कहा जाने लगा किसको? हिंद महासागर को। हमको पहले बताए थे ये लोग क्या चाहते थे कि या तो व्यापार करें तो सिर्फ हम करें, पुर्तगाली करें, अगर कोई भी यूरोपीय आता है तो हिंद महासागर के थ्रू ही आएगा, क्योंकि इन लोगों ने रास्ते की खोज की थी। स्पेन से कोलंबस निकला था पहले, तो वो तो अमेरिका चला गया था। लेकिन ये लोग मसाले का व्यापार करने के लिए जब भारत आए तो हम पहले बोले थे, जैसे ये मान लीजिए ये अफ्रीका का मान लीजिए तट है, ये मान लीजिए अफ्रीका का तट है, ये अफ्रीका का तट है। तो इधर में देखेंगे अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर, और भारत यहाँ पे है, यहाँ पे मेडागास्कर है। तो ये लोग इधर से पार करेंगे तभी तो आएंगे यहाँ, यानी अटलांटिक महासागर पार करके मेडागास्कर को होते हुए हिंद महासागर को पार करेंगे, इसके बाद इंडिया पहुंचेंगे। और इधर तो आपको बताए थे पहले क्लास में कि इधर क्या हो गया था, ऑटोमन एम्पायर का अधिकार हो गया था।
यानी उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया था, तो इस रास्ते से व्यापार होना बंद हो गया था। तो ये लोग क्या किए कि ये सोचा पुर्तगाली कि हम लोग इस पे अधिकार कर लेते हैं। जब पूरे हिंद महासागर पर अधिकार कर लेंगे तो जो भी यूरोपीय व्यापार करने आएगा हिंद महासागर को उनको परमिट लेनी पड़ेगी, किससे? पुर्तगालियों से, पुर्तगाली से परमिट लेनी पड़ेगी। तो ये परमिट कब देंगे? जब इससे टैक्स वसूलेंगे। तो पुर्तगाली यही चाहते थे कि हम इस पर अधिकार कर लेंगे और जो भी यहाँ आएगा हम उससे ज्यादा टैक्स लेंगे, इसके बाद हम परमिट देंगे। इसीलिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या किया, समस्त ध्यान हिंद महासागर पे दिया और हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर कहा जाने लगा, पुर्तगाली सागर कहा जाने लगा। इसके बाद दूसरा शासक बनता है अल्बुकर्क। दूसरा शासक बनता है अल्बुकर्क। अब इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये तो संस्थापक था, अब ये वास्तविक संस्थापक इसको क्यों? क्योंकि ये कुछ अलग किया होगा। तो यहां लिख लीजिए, ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसने ऐसा कौन सा काम किया कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो इन्होंने 1510 में गोवा को जीत लिया। किससे? यूसुफ आदिल शाह को हराकर, यानी आदिल शाह से। पंद्रह सौ दस में इन्होंने गोवा में आदिल शाह को हराकर जीत लेता है। कौन? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये 1510 में गोवा पर अधिकार कर लेता है यूसुफ आदिल शाह को हराकर। इसके बाद इन्होंने क्या की, एक नीति चलाई, विवाह नीति। इसने विवाह नीति चलाई, विवाह नीति। और इन्होंने किया कि पुर्तगाली नागरिक भारतीय स्त्री से विवाह करें, भारतीय स्त्री से विवाह करें, विवाह करें। और खासकर किसको? विधवा को, विधवा विवाह को प्रमोट किया, विधवा विवाह की अनुमति दिया। यानी पुर्तगाली क्या करे, विधवा जो भी और स्त्री हैं उससे शादी करे। इससे क्या होगा कि इन विवाह नीति चलाने का मतलब क्या था इनका, कि अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा शादी करेंगे मान लीजिए भारतीय स्त्री से, तो हम क्या होंगे, उनको अपने अनुरूप ढाल सकेंगे। यानी ये लोग क्या चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा जो भी भारतीय हैं उनको अपने अनुरूप ढाले, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा देर तक शासन कर सके। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि स्त्रियों से विवाह करना शुरू किया। और जब स्त्रियों से विवाह करना शुरू किया तो ये विधवा विवाह को ज्यादा प्राथमिकता देते थे, विधवा विवाह को, क्योंकि जो उस समय पे विधवा विवाह भारत में एक कुरीति मानी जाती थी, इनकी अनुमति नहीं थी। ये आगे चलकर देखेंगे राजा राम मोहन राय के कार्यकाल में कि विधवा विवाह कैसे पास होता है। विधवा विवाह अधिनियम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि कई लोग थे जो इसको चल के इस कुरीति को आगे दूर करेंगे, तो हम इसको आगे इतिहास में देखेंगे। लेकिन ये उस समय भारतीय समाज में कुरीति थी, तो भारतीय जल्दी विधवा स्त्री से शादी करते नहीं थे। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग स्त्री से, विधवा स्त्री से विवाह करते थे और ये ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे थे। तो इसने, अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया, दूसरा विवाह नीति चलाई। इसने क्या किया, 1511 में मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि पर अधिकार किया, अधिकार किया। 1515 में हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि पर अधिकार किया। मलक्का जल संधि पर पहले तो हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया, इसके बाद मलक्का जल संधि पर अधिकार किया। देखें ये मलक्का जल संधि कहाँ है,
ये दूसरा है। यहाँ पे देखें मलक्का जल संधि कहाँ है। तो जैसे देखेंगे बंगाल की खाड़ी में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद यहाँ देखेंगे सुमात्रा द्वीप आ जाता है, ये भारत का हिस्सा है, ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस तरह से कुछ, ये कुछ इस तरह से देखेंगे कि जो भारत का पूर्वी भाग है, यानी म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब है, यानी दक्षिण पूर्व एशिया इसको बोला जाता है, यानी साउथ ईस्ट एशिया। ये अंग्रेजों की देन है, तो इसको, क्योंकि ये इधर से पूर्व में था और इनके दक्षिण में था, इसीलिए इसको बोला गया साउथ ईस्ट एशिया। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे इधर, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, म्यांमार मान लीजिए, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये वर्ल्ड मैप का है। तो यहाँ पे देखेंगे ये है, हमको मेनली इससे मतलब है, ये है मलेशिया, और यहाँ पे देखेंगे ये है छोटा सा द्वीपीय शहर है सिंगापुर। तो इस मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ ये क्या है, यही है मलक्का जल संधि। ये सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा है, ये जावा है, तो इसी को बोलते हैं मलक्का जल संधि। तो 1511 में यहाँ अधिकार कर लिया। ये तो है मलक्का जल संधि। अब देखिए हारमुज जल संधि का है। हारमुज जल संधि जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, ये मान लीजिए सऊदी अरबिया है, ये ईरान है, ये मान लीजिए इतना ईरान है, इसके बाद यहाँ पाकिस्तान आ जाता है। तो जो ये फारस की खाड़ी है यहाँ पे, ये फारस की खाड़ी, तो ये जो फारस की खाड़ी है, इसी फारस की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी और ओमान के खाड़ी के बीच में ये वाला जो चौक पॉइंट है, ये वाला, इसको बोलते हैं हारमुज जल संधि। यही है हारमुज जल संधि, यानी जो ये अरब प्रायद्वीप और ये ईरान है, तो अरब प्रायद्वीप को ईरान से जो अलग करता है, यही हारमुज जल संधि, या फिर सऊदी अरबिया। ऐसे तो मेनली यहाँ देखेंगे तो ओमान का हिस्सा है, लेकिन ये देख लीजिए कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ रहा है, फारस की खाड़ी को ओमान से खाड़ी को जो जोड़ रहा है, उसी को बोलते हैं हारमुज जल संधि। तो हारमुज जल संधि मिडिल ईस्ट में है, मेनली हारमुज जल संधि मिडिल ईस्ट में है। तो इन्होंने 1511 में मलक्का जल संधि पर अधिकार किया, 1515 में हारमुज जल संधि पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी, इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा, इसको मिटा देता हूं, आता है नीनो डी तीसरा आता है यहाँ पे नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। इसने क्या किया, इसने गोवा को मुख्यालय बना दिया। गोवा को जीतने किसने था, गोवा को किसने जीता था, अल्बुकर्क ने, लेकिन मुख्यालय किसने बनाया, नीनो डी कुन्हा ने गोवा को मुख्यालय बनाया। इसके बाद इसने क्या किया कि 1535 में
दीव पर अधिकार किया, दीव अधिकार किया। 1535 में इन्होंने दीव पर अधिकार किया। तो ये दीव कहाँ है ये भी आप देखेंगे। तो और 1559 में दमन पर अधिकार किया। ये कहाँ है ये भी देख लीजिए मैप के थ्रू। जैसे ये मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पे देखेंगे ये गुजरात है, ये वाला एरिया गुजरात है। तो इसमें यहाँ देखेंगे खंबात की खाड़ी के पास यहाँ पे दीव है, और यहीं पे ये है दमन, और यहाँ पे इनकी मुख्यालय था गोवा, यानी गोवा। तो गोवा को इन्होंने मुख्यालय बना दिया, दीव को जीत लिया 1535 में। खंबात की खाड़ी के पास देखेंगे यहाँ पे दमन है, तो दमन और दीव दोनों पे अधिकार कर लिया। इसी के काल में 1556 में क्या हुआ, 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया। तीसरी बार 1524 में कौन आता है, वास्को डी गामा। 1524 में पुनः तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आता है, और 1527 में इसकी मृत्यु हो जाती है कोचीन में, और इसकी मृत्यु कोचीन में हो जाती है। यानी कहाँ इसकी मृत्यु होती है, इसकी मूर्ति होती है कोचीन में, और कब, 1527 में। यहाँ लिखे नहीं है, इसकी मृत्यु 1527 में कोचीन में हो जाती है। वास्को डी गामा की मृत्यु 1527 में कोचीन में हो जाती है। तो ये नीनो डी कुन्हा था, इन्होंने एक प्रणाली विकसित किया था। जैसे जो पहला शासक था अल्मीडा, इसके बाद अल्बुकर्क, इसके बाद नीनो डी कुन्हा। तो जो अल्मीडा था उन्होंने क्या किया कि एक प्रणाली विकसित किया जिसको बोलते हैं कार्टेज प्रणाली। कार्टेज प्रणाली। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। कार्टेज प्रणाली, इसमें क्या था कि जब पूरे हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया था लोग, तो पुर्तगाली ने क्या किया कि जो भी जहाज हिंद महासागर से आता था या व्यापार करता था, उससे ये लोग टैक्स वसूलते थे, इसे ही कार्टेज बोला जाता है, इसे ही कार्टेज बोला जाता है। यानी जो भी जहाज हिंद महासागर पे आता था या उससे व्यापार करता था, उससे ये लोग टैक्स वसूला करते थे, इसे ही कार्टेज बोला जाता है, इसे ही कार्टेज बोला जाता है। तो ये प्रणाली किसने विकसित की, पुर्तगालियों ने विकसित की। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब यही क्या होगा, इनकी पतन का कारण बनेगा। तो इनके पतन का पहले कारण देख लेते हैं कि इनके पतन का कारण क्या था। और आप जानते हैं कि गोवा सर्वाधिक दिनों तक अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में रहा। फिर ऑपरेशन विजय चलाकर इसको आजाद किया गया 1961 में। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को आजाद किया गया था। सोचिए कि आजादी के बाद भी ये लोग गोवा में थे, इसके लिए एक अलग से ऑपरेशन चलाना पड़ा, ऑपरेशन
विजय नाम से। ऑपरेशन भी याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी आजकल के एग्जाम में मिलान भी दे रहा है ऑपरेशन के थ्रू, कि कौन कौन सा ऑपरेशन किसके लिए लॉन्च हुआ था, इसको मिलान करने के लिए दे जाए। 4 ऑपरेशन नाम दे रहा है, इसके बाद उसको मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो इनका पतन का कारण क्या था? पतन का कारण पहला धार्मिक कारण था, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में एल्फांसो डिसूजा के शासनकाल में ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होता है। यानी जो एल्फांसो डिसूजा का जो कार्यकाल था पुर्तगाल के नीनो डी कुन्हा के बाद, उसी के क्या होगा कि उसी के कार्यकाल में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ होने लगेगा? भारत में होने लगेगा। तो पहला धार्मिक कारण ये था। इसके बाद दूसरा, यही कार्टेज प्रणाली बनेगी। कार्टेज प्रणाली, जो आपको बताए थे कि कार्टेज क्या होता था, जो ये लोग टैक्स वसूला करते थे उसी को बोलते थे, जो हिंद महासागर से जो भी आता था उससे टैक्स वसूला करते थे, तो इसी को बोलते हैं कार्टेज। ये भी इनका पतन का कारण है, क्योंकि जैसे ही अंग्रेज आएंगे तो जब पूरा पहले अंग्रेजों के बीच क्या होगा, इनका विवाद शुरू हो जाएगा, फ्रांसीसियों से हो जाएगा, यानी और भी इनकी प्रतिद्वंदी कंपनियां आएंगी जो इनसे मजबूत होंगी। यही क्या होगी, इनको सिमट के एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रख देगी। तो ये भी इनका पतन का कारण बनेगा। इसके बाद क्या हुआ कि यूरोप में क्या हुआ कि स्पेन का पुर्तगाल पे वर्चस्व होना, स्पेन का पुर्तगाल पर वर्चस्व होना। स्पेन ने क्या किया, यूरोप में, अब आपको बताए थे यूरोप का मैप, जब पहला क्लास देखिएगा इसका तो हम बताए थे कि ये पुर्तगाल है, ये मान लीजिए पुर्तगाल है, इसी के ऊपर ये स्पेन लगा हुआ है। पुर्तगाल छोटा सा है, ये स्पेन बड़ा सा है। इसी ने क्या किया, अब स्पेन ऊपर देखिएगा तो यहाँ फ्रांस आ जाएगा और ये सभी मेडिटेरियन सी हैं। तो इस स्पेन ने क्या किया, इस पे अधिकार कर लिया। जब इस पे अधिकार कर लिया तो इनकी कंपनी पे भी धीरे धीरे वो क्या करेगा, नियंत्रण कर लेगा। यहाँ पे यूरोप में यूरोप में जब नियंत्रण कर लेगा, इसीलिए क्या होगा कि भारत में इनका पतन शुरू हो जाएगा। चौथा कारण क्या था, ये सरकारी कंपनी थी, सरकारी कंपनी होना, क्योंकि इसमें सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा था। तो जहां पे देखेंगे कि सरकार पे हस्तक्षेप ज्यादा होता है, वहां पे यानी ये लोग सोचता है, कंपनी क्या सोचती है, अभी भी देखेंगे कंपनी सोचती है कि हम ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट करें, हम कमाएं, लेकिन उसमें सरकार का हस्तक्षेप रहता है। तो यहाँ पे भी सरकारी कंपनी का होना इनके पतन का एक मुख्य कारण था। तो ये पतन का एक कारण हो गया। इसके बाद इनकी देन क्या है, जैसे वहां से ये लोग आए तो यहाँ से ठीक है व्यापार करते थे, लेकिन ये भारत को भी कुछ दिए होंगे। 1961 तक रहे हैं तो भारत को भी कुछ ना कुछ तो जरूर दिए होंगे। तो इनकी देन क्या है, हम उसको देखते हैं, इनकी देन क्या है। पुर्तगाली की देन, तो पहला तो देन था प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस कब दिया था, 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की है पुर्तगालियों ने। दूसरा इन्होंने क्या किया, तंबाकू, जो आप देखते हैं तंबाकू, तंबाकू को इन्होंने भारत में लाया। इसके बाद इन्होंने आलू, आलू को जानते हैं कि आलू का जन्मदाता हम लोग पेरू को मानते हैं। मैंने आलू का जो पहला उत्पादन हुआ था वो कहाँ हुआ था, पेरू में हुआ था, पेरू चिली साउथ अमेरिका में। तो आलू लाए, टमाटर लाए, नाशपाती लाए, अमरूद, काजू, लाल मिर्च,
आलू, टमाटर, नाशपाती, अमरूद, काजू, लाल मिर्च, और इन्होंने एक भवन निर्माण की शैली विकसित किया। भवन निर्माण की एक शैली विकसित किया है जिसको बोलते हैं गोथिक शैली। यहाँ पे एक और चीज यहाँ लिख लीजिए, मक्का आदि। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें ऑप्शन था, हमको लग रहा है नाशपाती था, अमरूद था, काजू था, यही तीन गो था शायद, या टमाटर था, जो भी था, मतलब इसी में से था कि इसमें से कौन सी पुर्तगालियों की देन रही है। उसमें छाटना था ऑप्शन में 1 2 3, 1 2, ओनली 2, ओनली 1, ओनली 3, ऐसे कुछ करके था। तो ये प्रिंटिंग प्रेस की इतना, फिर ये तंबाकू की देन है, आलू, टमाटर, नाशपाती, अमरूद, काजू, लाल मिर्च, ये सब कहाँ की देन है, मक्का आदि, ये सब पुर्तगालियों की देन है। और एक और देन था गोथिक शैली। गोथिक शैली, इससे क्या था, चर्च का निर्माण किया था चर्च या भवन का निर्माण किया जाता था। ये भी एक शैली थी, चर्च और भवन निर्माण से रिलेटेड। तो ये पुर्तगालियों की देन थी। तो हम देखे हैं पुर्तगालियों के इतिहास 2 क्लास में, तो उनका आगमन कैसे हुआ, इसके बाद उसका कार्यकाल शुरुआत कैसे हुआ, फिर उनका पतन कैसे हुआ, और उनकी देन क्या क्या है। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम डचों के आगमन के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।